नमस्ते। स्वागत है। कभी सोचा है सुबह सुबह जो चाय में चीनी डालते हैं वो घुल कैसे जाती है, या गर्मा गर्म समोसे की खुशबू दूर तक कैसे पहुंच जाती है? ये सब होता है पदार्थ की वजह से। तो आज हम इसी की छिपी हुई दुनिया में झांकने वाले हैं, वो दुनिया जो हमारे हर दिन को बहुत दिलचस्प बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं, है कि नहीं? इस रोजमर्रा के जादू के पीछे आखिर साइंस है क्या? बने रहिए, क्योंकि इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें हर चीज की जड़ को समझना होगा, और वो जड़ है पदार्थ। तो आखिर ये पदार्थ है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? मतलब इस दुनिया में हर चीज, हवा से लेकर हमारे हाथ में रखा फोन तक, सब कुछ पदार्थ से बना है। और मजे की बात यह है कि ये पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से बना है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सही मायने में यही नन्हे कण हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उसके पीछे के असली हीरो हैं। और इन कणों के बस 3 सिंपल से नियम हैं। यही 3 नियम एक तरह से कहें तो पदार्थ के व्यवहार की चाबी हैं। यही तय करते हैं कि कोई चीज पत्थर की तरह ठोस होगी, पानी की तरह बहेगी, या फिर हवा की तरह फैल जाएगी। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया इन्हीं 3 छोटे छोटे नियमों पर चल रही है। जैसे चाय बनाने का ही उदाहरण ले लीजिए। जब हम चाय में चीनी घोलते हैं तो क्या वो गायब हो जाती है? नहीं। असल में चीनी के कण पानी के कणों के बीच जो खाली जगह होती है ना, बस उसमें जाके बैठ जाते हैं। ये कितना मजेदार सबूत है इस बात का कि कणों के बीच वाकई में खाली जगह होती है। तो ठीक है, अब जब हम इन कणों के बेसिक रूल्स को समझ गए हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये नियम मिलकर पदार्थ के 3 सबसे कॉमन रूप कैसे बनाते हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब ये टेबल देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखा रही है कि ठोस, द्रव और गैस एक दूसरे से कितने अलग हैं। और सारा खेल बस इस बात का है कि उनके कण एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़े हैं और उनके बीच कितनी खाली जगह है। ठोस को समझना हो तो किसी खचाखच भरी बस या मेट्रो के बारे में सोचिए। लोग अपनी जगह पर थोड़ा बहुत हिलडुल तो सकते हैं, पर कहीं जा नहीं सकते, है ना? ठोस के कण भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, एकदम कसकर बंधे हुए। और बस इसीलिए ठोस चीजों का आकार फिक्स होता है। अच्छा, अब सोचिए कि उसी बस में भीड़ थोड़ी कम हो गई है। अब लोग एक दूसरे के पास से निकल सकते हैं। द्रव में कणों को बिल्कुल यही आज़ादी होती है। वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, और इसीलिए तो पानी बहता है और उसे जिस भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। और गैस का क्या? अरे गैस के कण तो पूरी तरह से आजाद है, जैसे खाली सड़क पर कोई घूम रहा हो। उनमें इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि वो तेजी से कहीं भी घूमते फिरते हैं। उनके बीच जगह भी बहुत होती है, इसीलिए तो गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते और दबाते हैं। ठीक है, तो पदार्थ इन अलग अलग रूपों में तो होता है, पर वो एक से दूसरे में बदलता कैसे है? मतलब फ्रीजर से निकली बर्फ पानी कैसे बन जाती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है: ऊर्जा। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। जब हम किसी चीज को गर्मी देते हैं तो असल में हम उसके कणों को एनर्जी दे रहे होते हैं, और जैसे ही उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है वो ज्यादा उछल कूद करने लगते हैं और बस अपनी अवस्था बदल लेते हैं, बर्फ से पानी और पानी से भाप। पर यहाँ एक बहुत ही मजेदार पहेली सामने आती है। जरा सोचिए, बर्फ पिघल रही है, हम उसे लगातार गर्मी दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, थर्मामीटर का पारा 0 डिग्री पर ही अटका रहता है। ऐसा क्यों? आखिर वो सारी गर्मी जा कहाँ रही है? इसका जवाब है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि ये कणों के बीच जो आकर्षण का बंधन है ना, उसे तोड़ने में खर्च हो जाती है। यही ऊर्जा बर्फ के कणों को आजाद करती है ताकि वो पानी बन सकें। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसी गुप्त ऊष्मा की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में 100 डिग्री सेल्सियस के खौलते हुए पानी से भी ज्यादा एनर्जी छिपी होती है। और इसीलिए कहते हैं कि भाप से जलना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए अब एक और जादुई बदलाव की बात करते हैं। एक ऐसा बदलाव जिसके लिए चीजों को उबालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। ये हमारे आसपास हर पल हो रहा है, भले ही हमें नजर न आए। तो कोई भी गीली चीज कितनी जल्दी सूखेगी, ये 4 बातों पर निर्भर करता है। सतह जितनी ज्यादा होगी, जैसे हम कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं,
तापमान जितना ज्यादा होगा, जैसे गर्मी के दिनों में, हवा जितनी तेज चलेगी और हवा में नमी जितनी कम होगी, ये सब वाष्पीकरण को तेज कर देते हैं। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि हवा का कितना बड़ा रोल है। तेज हवा क्या करती है? वो गीले कपड़ों के पास की नमी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। इससे और पानी को भाप बनने की जगह मिल जाती है और नतीजा, कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। और हाँ, कभी सोचा है कि पसीना आने के बाद ठंडक का एहसास क्यों होता है? वो इसीलिए क्योंकि जब पसीना हमारी स्किन से भाप बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ हमारे शरीर की गर्मी भी ले जाता है। तो कह सकते हैं कि वाष्पीकरण एक तरह से कुदरत का अपना एयर कंडीशनर है। तो चलिए अब इन सारे साइंटिफिक आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हम जाने अनजाने में पहले से ही कितना विज्ञान इस्तेमाल करते हैं। याद है, हमने बात की थी कि गैस के कणों के बीच बहुत खाली जगह होती है। बस इसी गुण का फायदा उठाकर हम ढेर सारी रसोई गैस या सीएनजी को प्रेशर से एक छोटे से सिलेंडर में भर पाते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, गर्मियों में सब सूती कपड़े पहनने को क्यों कहते हैं? इसका भी एक साइंटिफिक कारण है। सूती कपड़ा पसीने को बहुत अच्छे से सूखता है। फिर जब वो पसीना हवा के संपर्क में आता है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। और जैसा हमने अभी सीखा, ये प्रोसेस हमारे शरीर से गर्मी खींच लेता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। और अब उस सवाल का जवाब जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी, गरम खाने की महक दूर तक क्यों आती है? जवाब सिंपल है। गरम खाने के कणों में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इस एनर्जी की वजह से वो हवा में ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक सफर कर पाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। वहीं ठंडे खाने के कण बेचारे सुस्त होते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा पाते। ये सब एनर्जी का ही तो खेल है। तो अगली बार जब पंखे की हवा से गीला फर्श जल्दी सूख जाए या ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाएं, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे का विज्ञान अब आपके लिए कोई राज नहीं है। हमारी चारों ओर की दुनिया ऐसे ही अनगिनत वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। बस उन्हें देखने और समझने वाली नजर चाहिए।